हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सीजीपीएससी में सी सेट में मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी सवाल आए हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक वीडियो आप देख चुके हो, ठीक है। 2018 के जो 12 सवाल थे, ठीक है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसकी आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो वीडियो में अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। क्या चीज़ें हम करने जा रहे हैं इसकी आपको जानकारी मिलता रहे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और आगे चलते हैं सवाल पे सीधे। 2018 के हम सवाल कर रहे हैं जिसमें 12 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के सवाल में। 13 नंबर का जो सवाल है वो है रीजनिंग का सवाल है, जिसको बोला जाता है रिदम सीरीज। क्या है ये? रिदम सीरीज, ठीक है। ये है रिदम सीरीज। रिदम सीरीज को एक बार और लिख देता हूं मैं, यहां पर बनाने में थोड़ा तकलीफ होगा तो एक बार मैं लिख देता हूं बी डैश डैश एच जे एन, इसके पहले गैप है तो हम एन लिख देते हैं। अरे यार क्या हो रहा है, इसको दिखाना भाई चुपचाप। ये है डैश, फिर है एन, फिर है आर, फिर है टी, ठीक है। ये आपका रिदम सीरीज दिया रहता है ऐसा। रिदम सीरीज का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? रिदम का मतलब होता है रिदम में चलना। जैसे आप गाना सुनते हो एक प्रॉपर रिदम में चलता रहता है, वैसे ये जो रिदम सीरीज है वो प्रॉपर रिदम में एक पैटर्न को फॉलो करते हुए चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं रिदम सीरीज, ठीक है। बनाने का तरीका क्या रहेगा इस रिदम सीरीज को? कोई भी रिदम आए, बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहला स्टेप आपको काम क्या करना है? काउंट करना है कि कितने लेटर्स आने वाले हैं। यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लेटर यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है ना। टोटल कितने लेटर? 10 लेटर यहाँ पर आने वाले हैं। तो इसमें बनाना है आपको ग्रुपिंग। क्या करना है? ग्रुप बनाना है। तो 10 में कितने ग्रुप बन सकते हैं? या तो आप कर सकते हो 2-2 का गैप, ठीक है, 2-2 का ग्रुप बना सकते हो। कितने ग्रुप बनेंगे? टोटल 5 ग्रुप बनेंगे। या फिर आप कर सकते हो 5-5 का ग्रुप बना सकते हो। 5 का उसका ग्रुप बनाओगे तो कितने ग्रुप बनेंगे? टोटल 2 ग्रुप बनेंगे, ठीक। यही 2 तरीका है, 2 ग्रुप बस पॉसिबल इसमें हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सारे ग्रुप में जो मेंबर्स है वो क्या रहना चाहिए? बराबर रहना चाहिए। तो बराबर होने के लिए क्या, या तो 2-2 का हो सकता है या तो 5-5 का हो सकता है। यहाँ पर हम दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं यही 2-2 का ग्रुप ज़्यादा प्रीफर करते हैं। छोटा छोटा ग्रुप रहेगा तो उसको बनाने में ज़्यादा आसानी रहता है, ठीक है। यहाँ पर इसलिए देख पा रहे हैं कि 2 ग्रुप यहाँ मिल गया, 2 ग्रुप लास्ट में यहाँ मिल गया। हो सकता है आंसर हमको जल्दी में मिल जाए। तो चलिए देखते हैं, 2 का ग्रुप बनाते हैं। ये 2 का ग्रुप हो गया, ये 2 का ग्रुप हो गया, ये 2 का ग्रुप, ये 2 का ग्रुप, ठीक है। 5 ग्रुप बना लिए। अब चेक करते हैं कि ये ग्रुप जो है किस पैटर्न को फॉलो करता है। किस पैटर्न को फॉलो करेगा? तो कहीं पर भी अगर 2 लगातार दिख रहा है वहां पर देख लेते हैं। जैसे आर एंड टी, ये 2 एक लेटर एक साथ मिल गए। सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं, आर और टी। आवाज थोड़ा सा बैठा हुआ है। आर और टी, आर और टी में क्या अंतर है या किस तरीके से पैटर्न में है? आर के बाद एस आना चाहिए, उसके बाद टी आना चाहिए। एक छोड़ा हुआ है। अगर एक आर और टी के बीच में एक लेटर छोड़ा होगा तो ये भी हो सकता है कि बाकी पैटर्न में भी एक एक करके छोड़ के आगे गया होगा। अगर ऐसा गया होगा तो देखते हैं क्या हुआ। बी के बाद सी को छोड़ा होगा, ठीक है। अगर बी के बाद सी को छोड़ता है तो क्या आ जाता है? यहाँ पर डी आ जाएगा, सही है। अगर डी के बाद एक छोड़ा होगा, ये कैसे पता चला? क्योंकि एच के बाद आई आता है फिर जे आता है, सही है। एच के बाद आई आता है फिर जे आता है, तो यहाँ पर आई छोड़ दिया गया यानी कि यहाँ पर भी छोड़ा होगा। तो डी के बाद एक लेटर छोड़ देगा यानी कि ई को छोड़ देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। यहाँ पर देखो जे के बाद के को अगर छोड़ देगा, जे के बाद के को छोड़ देगा तो आंसर क्या आ जाएगा? एल आना चाहिए। अगर ऑप्शन को अगर ध्यान दिया जाए तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ रहा है। ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन भी होगा नहीं। डी और एफ तक तो सॉरी, यहाँ तक तो ठीक था। यहाँ पर ए वाला ज़्यादा बैठ रहा है, एक ही बचा उसको भी बना लेते हैं। एन के बाद अगर एम छूटेगा, एन के बाद अगर एम छूटेगा, ठीक है। एल के बाद एम, एम के बाद एन, सॉरी एन आता है। एन के बाद क्या आता है? ओ, सॉरी ओ आता है। तो ओ अगर छूट जाएगा तो क्या बचेगा? पी। क्या बचेगा? पी।
तो यानी कि ऑप्शन क्या रहेगा, DFLP, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगर ये 2-2 के ग्रुप में फॉलो नहीं करता, सपोज कि अगर 2-2 के ग्रुप में फॉलो नहीं करता, तो जल्दी से हम क्या करते हैं, 5-5 का ग्रुप बनाते हैं, वहां पर उसको पैटर्न को चेक करते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोग को ये सवाल? आगे बढ़ते हैं इसकी आगे की सवाल पे। आगे का सवाल देखते हैं। ये भी एक रीजनिंग का ही सवाल है। आप देखेंगे कि जो PSC होता है वो ज़्यादातर फोकस करता है रीजनिंग पे, मैथ्स के कम सवाल देते हैं, रीजनिंग के ज़्यादा सवाल दे देता है। तो रीजनिंग में भी कैसे सवाल देते हैं, देखो ध्यान से। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन बिना पेंसिल उठाए और बिना रेखा को दोहराए खींची जा सकती है? आपने बचपन में कई गेम खेले होंगे, आप बोलोगे कि भाई ऐसा चित्र बनाओ जिसमें आपको पेन ना उठाना पड़े, यानी कि एक ही बार में वो चित्र जो है, वो डायग्राम जो है बन जाना चाहिए। सवाल भी एक बच्चों जैसा सवाल आपको दिया गया है। इसमें आपको तरीका बताऊंगा, क्योंकि हर एक चीज़ को तो आप ड्रा करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या बता रहा हूँ, एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा फोकस करना है 3 लाइनों पे। जैसे 3 लाइन, कहीं से एक लाइन यहाँ से आ गया, दूसरा लाइन यहाँ से आ गया, तीसरा लाइन कहीं यहाँ से आ गया। तो ये जो मीटिंग पॉइंट होता है, ये जो मीटिंग पॉइंट रहेगा इन लोगों का, ये जो मीटिंग पॉइंट जो रहेगा वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो मीटिंग पॉइंट होगा 3 लाइनों का, वो अगर 2 से ज़्यादा है तो कभी भी वो बिना पेन को उठाए आप ड्रॉन नहीं कर सकते। ये चीज़ को ध्यान रखें। कितने? 3 लाइन्स अगर 2 पॉइंट से ज़्यादा पर मिल रहे हैं, 3 लाइन 2 पॉइंट से ज़्यादा पे मिल रहे हैं, तो कभी भी वो बिना पेन उठाए नहीं बनाया जा सकता। अब पैटर्न चेक करते हैं। यहाँ पर 3 लाइन मिल रहा है, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, बनाया जा सकता है। एक चांस है, जरूरी नहीं कि बनेगा, लेकिन चांस है। दूसरा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मिल रहा है, 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 चारों जगह फैलाया पड़ा है, 5 जगह मिल रहा है। पॉसिबल ही नहीं है इसको बनाना, इसको आप चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ पर 3 लाइन्स का जो मीटिंग पॉइंट है वो 2 से ज़्यादा हुआ, नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर देखो 1 2 3 नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर देखो 1 2, यही 2 है जो आंसर है A और C। कहानी खत्म। ऐसा देख कर आप आंसर बताओगे, कहानी खत्म। क्लियर है? अब आप सोच रहे होगे बना के भी दिखा दो सर, तो हम बना के दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो देखो ध्यान से, ये पेंसिल मैंने रखा, रखने के बाद ऐसे खींचा, इसे किया, मैं पेंसिल नहीं उठा रहा हूँ, पेन अपना नहीं उठा रहा हूँ, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया। ड्रॉ हुआ कि नहीं हुआ? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर देखो सी ऑप्शन को मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। सी ऑप्शन को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ध्यान से देखो, यहाँ से मैंने पेंसिल स्टार्ट किया, नीचे गया, यहाँ पर आया, फिर मैं ऊपर चला गया तिरछा लाइन, फिर यहाँ आ गया, फिर इस तरह से आया, फिर ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे चला गया। ड्रॉ हो गया ये वाला। क्लियर है? तो ये दोनों ही ऑप्शन हैं जो कि करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे सवाल चलते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग का ही सवाल है, वेन डायग्राम से सवाल है। ठीक है, वेन डायग्राम क्या बोलता है कि कौन सा आरेख में से जिला, राज्य और देश वेन आरेख को दर्शाता है। ठीक है, इस वेन आरेख में दर्शाता है। ऐसा कौन सा वेन डायग्राम है जो कि ये जिला, राज्य और देश को प्रदर्शित करता है, यानी कि शो करता है। ये कौन सा डायग्राम है? आप ध्यान से देख पाओगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जिला, राज्य और देश एक्चुअल में होता क्या है। आप जब देखोगे ये कंट्री है, ठीक है, इसके अंदर स्टेट्स रहते हैं। कंट्री के अंदर आएगा ना स्टेट, स्टेट बाहर तो नहीं चला जाएगा, कंट्री के अंदर ही आएगा। जैसे भारत एक देश है, उसके अंदर ही सारे स्टेट्स आते हैं, जैसे कि अपना छत्तीसगढ़, ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश, जैसे कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये जितने भी स्टेट्स आपको आते हैं वो इस देश के अंदर आते हैं, इस देश के अंदर, बाहर तो नहीं जाएगा। ठीक है, इस स्टेट के अंदर कौन रहेगा? इस स्टेट के अंदर रहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, यानी कि जिला। अब ऐसा तो नहीं रहेगा कि छत्तीसगढ़ का जो स्टेट के अंदर जो जिला है वो कहीं और बाहर भाग जाएगा, तो स्टेट के अंदर ही तो क्या आएगा? डिस्ट्रिक्ट आएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट बैठता है? कंट्री के अंदर, ये हो गया आपका कंट्री, ठीक है, ये क्या हो गया? कंट्री। कंट्री के अंदर आएगा स्टेट्स, क्या आएगा? स्टेट्स, क्योंकि उसके अंदर ही आएगा। स्टेट के अंदर आएगा कौन? डिस्ट्रिक्ट। यानी कि कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बस आपको ध्यान में रखना है कि स्टेट,
कंट्री और डिस्ट्रिक्ट के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, आपको इस तरह से ध्यान देना होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है आपका कहाँ से है, ये क्लॉक से सवाल है, रीजनिंग का ही सवाल है। ध्यान से देखिए कि ये सवाल कैसे बनेगा। आपको सवाल में पूछा गया है 1 और 2 के बीच में, यानी कि जब कभी भी घड़ी में 1 बजता है उसके बाद 2 बजता है, इन दोनों के बीच में दोनों सुइयां कहने का मतलब आपको याद होगा, अगर आपको घड़ी देखने आता था कि नहीं आता, आता है ना, तो घड़ी देखते हो तो उसमें आपको 3 सुई दिखाई देंगे। कितने? 3 सुई। पहले आवर्स का रहता है, ठीक है, दूसरा जो सुई रहता है वो मिनट का सुई रहता है, और तीसरा जो है सेकंड का सुई रहता है। तो इसमें जो बात किया जा रहा है 2 सुई, अब तो मेंशन तो नहीं किया है कि कौन सा सुई है, तो जब कभी भी ऐसा मेंशन नहीं किया रहता है तो आपको बात करता है वो आवर्स का और मिनट का। किसका? आवर्स हैंड और मिनट हैंड की बात वो कर रहा होता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो जो घड़ी, अब देखो मैं आपके लिए घड़ी बनाते हैं, सर्कल ले लेते हैं और घड़ी बनाते हैं। आ जा भाई घड़ी, ये ठीक है, ये हो गया आपका घड़ी। घड़ी बनाने के बाद हम बनाते हैं, ये 12 बजता है, ये और ये, ठीक है। यहाँ पर आपका 1 बजेगा, यहाँ पर आपका 2 बजेगा, हमको काम उन्हीं दोनों से है, ठीक है। अब जब आप घड़ी देखते हो, ठीक है ना, जब आप घड़ी देखते हो तो आपका जो सुई रहता है, ठीक है, सुई जो रहेगा आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर आपका 1 बजता है, सही है, यहाँ पर क्या बजेगा? 1 बजेगा। और ये जब बजता है तो आवर हैंड कहाँ पर रहेगा? इस तरह से रहेगा, ऐसे ही तो 1 बजता है, करेक्ट है। अब ध्यान से देखो, ये जब 1 बजा रहेगा उसके बाद जब 2 बजेगा, 1 बजने के बाद जब 2 बजेगा तो ये जो आवर हैंड है, आवर हैंड चल के इधर ही तो आएगा। सॉरी, कितना बार ले लिया, ये कैसे कटेगा? उंडो, ये ठीक है। देखो ध्यान से, तो आपके पास जब 1 बजा रहेगा, ध्यान से देखो, जब 1 बजा रहेगा और 2 बजेगा, ये जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड चल के इधर ही तो आएगा, इधर तो मूव करेगा। तो जब कभी भी ये इधर मूव करेगा, यानी कि राइट साइड में जब मूव करेगा, राइट साइड में मूव करेगा, ध्यान से देखो, राइट साइड में जब मूव करेगा तो ये जो सुई है ये चल के कहाँ आएगा? इस तरह आएगा। क्या आएगा? इस तरफ आएगा। जब ये इस तरफ आएगा तो ये भी तो मूव करके थोड़ा सा इधर मूव हो जाएगा। जरूरी तो नहीं है कि 1 पर ही रहेगा। 1 का मतलब क्या है? अगर 1 को आवर की तरह लेंगे तो वो 1 है, अगर मिनट की तरह लेंगे तो क्या होगा? 1:05। सही है, यानी कि जो होने वाला है 1:05 से समथिंग कुछ होने वाला है, 1:05 समथिंग कुछ। सभी ऑप्शन में देखो 1 बजा हुआ है, सभी ऑप्शन में 1 बजा हुआ है। अगर ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहोगे तो 1:30 तो होगा ही नहीं। अब 1:30 बजेगा तो वो तो सुई जो है ऐसे आ जाएगा। तो कहाँ पर ओवरलैप किया? आपको क्या बोला? आपस में किस समय पर मिलेगी, ऐसा सवाल किया गया है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। और ये जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड जब 10 में आ जाएगा, यानी कि 1:10 तो वो वहां से पार हो जाएगा। तो 10 भी तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। 1:10 समथिंग गुड, 1:10 ये भी नहीं हो सकता। तो अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहोगे थोड़ा सा समझ कर, तो सीधा सीधा आंसर टिक करोगे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हमने आंसर निकाला ही नहीं, सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से सवाल को सॉल्व कर दिया। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब आपको बताता हूँ एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालते हैं। आपको इतना पता है 1:05 समथिंग कुछ होगा, तो 5 मिनट होके वो मिली सेकंड में कितना जाएगा, ये निकालने के लिए आपको एक रामबन तरीका बता रहा हूँ। 5 बज के समथिंग जब कभी भी होगा तो आपको इतना तो पता रहेगा, जैसे 1 और 2 के बीच में आता है तो 5 बज के समथिंग कुछ होगा। अगर 1 और 3 के बीच में अगर पूछा जाएगा, 1 और 3 के बीच में, तो 15 मिनट समथिंग कुछ होगा। इतना तो क्लियर है। तो 5, 15 जो भी रहेगा तो आपको क्लियर रहेगा। तो जब मिली सेकंड जब आप निकालोगे, 5 मिनट तो ठीक है, आगे और कितना बढ़ा है उसको निकालने के लिए आपको रामबन तरीका, इसी में आप मल्टीप्लाई कर दोगे 12/11। ठीक है, ये कहाँ से आता है? जब आपको रीजनिंग, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि साथ ही साथ ये चीज़ें डिस्कशन करने के साथ साथ एक और टारगेट बैच मेरा चल रहा है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स और रीजनिंग दोनों के सवाल। ठीक है, बिल्कुल टॉपिक वाइज, टाइप वाइज सारे सवाल क्लियर करेंगे उसमें। तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग का जब टॉपिक आएगा,
क्लॉक, उसमें पूरा डिटेल से हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान से समझिए, सिर्फ इतना याद रखिए 12 डिवाइड बाई 11 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 पंचे 55 हो जाएगा। 11 पंचे जब 55 हो गया तो बचा तो 5 ही है, तो 5 से क्या आ जाएगा 11। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, 17 नंबर का सवाल। ठीक है, 17 नंबर का सवाल, ये एक्चुअल में सवाल है आपका अंडर रूट से भी है, साथ ही साथ इसको बोल सकते हैं सर्ट्स एंड डैशेस का सवाल, यानी कि मैथ्स का ये सवाल है। ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत ही सरल सवाल है। ठीक है, आपको दिया गया है अंडर रूट 3 का पावर n, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, अंडर रूट 3। ठीक है, अंडर रूट 3 की पावर n, इसकी वैल्यू दिया गया 81। सही है। जब कभी भी आपको जिसकी वैल्यू निकालना है, ध्यान रखो, जब कभी भी आपको जिसकी वैल्यू निकालना है वो पावर में हो, वो क्या हो, पावर में हो, तो जाहिर सी बात है 110% आपको बेस को बराबर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, बेस को सब बराबर बनाते हैं, तो बेस क्या है इसका 3 है, दिख रहा है, तो इसको भी 3 बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। 81 को 3 कैसे बना सकते हैं, 3 का पावर क्या लिखें, 3 का पावर क्या लिखें कि वो 81 हो जाए। आप बोलोगे 3 का पावर 4, क्लियर है। 3 का पावर जब 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 3 का पावर 4 क्या हो जाता है 81। 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 3 का क्यूब यानी कि 27, और 3 का फोर्थ पावर यानी कि कितना हो जाएगा 81। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बेस बराबर हो गया, अब अंडर रूट को हटा देते हैं। जब कभी अंडर रूट को हटाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लगाएंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, 3 का स्क्वायर लग जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि पावर का पावर। इसको जब हटाएंगे, ध्यान दो, इसको जब आप हटाओगे, ठीक है, इसको जब आप हटा लोगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको जब आप हटाओगे, इस वाले को, ठीक है, इस वाले अंडर रूट को जब आप हटाओगे तो अगला में क्या लगेगा, स्क्वायर, यानी कि इसके पूरे का स्क्वायर लग जाएगा ऐसे। तो पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है, पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब जब बेस इक्वल है, बेस जब बराबर है तो उसके पावर भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, यानी कि n की वैल्यू कितना आ गया 8 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सवाल समझ में आया। आगे सवाल बढ़ते हैं, अगला सवाल है 18 नंबर का सवाल। 18 नंबर का सवाल सिंप्लीफिकेशन या फिर स्क्वायर रूट क्यूब रूट का एक सवाल बन जाता है। ये कह सकते हैं मैथ्स का एक सवाल है, मैथमेटिक्स का एक सवाल है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो ध्यान से, अभी टारगेट बैच में आपको मैं बता रहा हूँ, आपको स्क्वायर है ना, तो आपको अगर याद होगा कि स्क्वायर किसका रहता है, किसका किसका स्क्वायर है, तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्यों स्क्वायर को कुछ चीज़ों को याद करने बोलता हूँ। ठीक है, निकालना भी आपको सिखाया हूँ। ठीक, चलिए, ये दिया गया 112। आपसे पूछा जाए कि अंडर रूट 196 ये किसका अंडर रूट होता है, सवाल होगा तो आप जवाब क्या होगा 14 का होता है, मल्टीप्लाइड बाय ये किसका होता है 576, ये होता है 24 का, डिवाइड बाय 12, मल्टीप्लाइड बाय 256 किसका होता है 16 का अंडर रूट होता है, तो बाहर निकल जाएगा तो वो 16 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 8, जो कटता है उसको काट दो, बाकी सबको लिख दो। ये हो जाएगा 12 दूने 24 हो जाएगा, 8 दूने 16 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 दूने 16 हो जाएगा, 14 अट्ठे 112 हो जाता है, कितना हो जाता है 14 का पारा याद, 14 अट्ठे 112 हो जाता है, 8 चौक क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सरल सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है नंबर सिस्टम का सीरीज वाला एक सवाल आता है, ये मैंने क्लास में कई बार करवाता हूँ। ठीक है, ये सवाल आ गया है 2018 में। देखो कैसे बनाते हैं, आप देख रहे हो सीरीज, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, ऐसा करके ब्रैकेट ब्रैकेट का एक सीरीज बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। आपको क्या करना होता है इस सवाल को सॉल्व करते वक्त, इस बॉक्स को, ठीक है, ये क्या है एक बॉक्स है यानी कि ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट को ओपन करो, ठीक, उस ब्रैकेट को खोलो तो क्या मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, यहाँ तो 1 है यानी कि जो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ 3 एकम 3, 3 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, 3 में 1 घटाएंगे 2, तो 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3। क्लियर है, मल्टीप्लाइड बाई इसमें क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, 3 बाई क्या हो जाएगा 4।
ये कहाँ से बार बार आ जाता है, हट यहाँ से, 3/4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 एकम 5 और 5 -1 करेंगे कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, ठीक है, 4/5 कितना हो जाएगा, 4/5। ऐसे करते करते कहाँ तक गया है ये, ऐसे करते करते कहाँ तक गया, 1 - 1/n³ डिवाइड बाई n। यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, a मतलब n का 1 में n -1 यानी कि n-1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, n। ठीक है, क्लियर है। अब आप जब इस सीरीज को खोल लोगे, ठीक है, सीरीज को जब आप खोल लोगे तो जैसे जिस पैटर्न में कट रहा होता है, जैसे जिस पैटर्न में भी वो कट रहा होता है वैसे ही आप उसको काटते हुए चले जाइए, सारा चीज कट जाएगा, जो बचेगा वही आंसर है। ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, जाहिर सी बात है अगला सीरीज 5 से 5 ऐसे काट देगा, ऐसे काटते काटते आपको लास्ट में n-1 ये भी क्या होगा, ऐसे कट जाएगा। तो ऊपर में बचा क्या, 2, नीचे में क्या बचा, n, और कुछ तो बचा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/n। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रहा होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, निम्न को पूरा कीजिए। ठीक है, निम्न को पूरा कीजिए, ये एक सीरीज का सवाल है। अगेन ये जो सवाल है वो किसका है, रीजनिंग का। कहीं कहीं मैथ्स में भी कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर ये सारे सवाल जो है रीजनिंग के रहते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में देखो कैसे सवाल आते हैं। आपको ये एक दिया गया है, 2, 4, ये 4 चीज़ें दिया गया, आपको पूछा है 5वें जगह स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले जो 4 में तो रिलेशन निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, 4 में सबसे पहले रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, 4 में सबसे पहले रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं 4 में रिलेशन क्या रहेगा। सबसे पहले आप कोई भी दिमाग लगा सकते हो, इसके बीच का गैप देख सकते हो, वाई और बी का अगर अगला जाऊँ तो ZA 2 का गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, वाई और बी में कितने का देख रहा है, वाई के बाद आता है जेड के बाद आता है ए आगे। ठीक है, इसके बाद बी, 2 का गैप, बी और बी में बहुत ज़्यादा गैप, यानी कि ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि टी और जी में, ठीक है देख रहे हो, टी और जी में बहुत का अंतर आ जाएगा, तो उस हिसाब से काम तो नहीं कर रहा है। हाँ, एक पैटर्न देखो कैसे कर रहा है। आप जब y से t को कंपेयर करते हो, y से t को कंपेयर करते हो तो कितना कम दिखाई दे रहा है। आपको याद रखो, जब मैं आपको क्लास करवाऊंगा, ठीक है, रीजनिंग का, तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जितने भी लेटर्स होते हैं, उसके कुछ रैंकिंग रहते हैं। जैसे a को 1 बोलेंगे, b को 2 बोलेंगे, वैसे ही z को 26 तक ये सीरीज चलता है, तो उसी को बोलते हैं रैंकिंग। वैसे ही y का जो रैंकिंग हो जाता है वो 25 नंबर का है, यानी कि 25 हो जाएगा। तो 25 से t यानी कि 20 कितना हुआ, 5 कम हुआ है। ठीक है, 5 कम होता जा रहा है। t से जब o जाओगे तब भी इसका 5 कम हुआ, o से जब j गए तब भी इसका 5 कम हुआ, j से जब आगे जाओगे तो 5 कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो j का 10 होता है, जब उसमें 5 कम कर दोगे तो यानी कि 5 यानी कि e। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ई। ऑप्शन अगर देखते हैं तो उस हिसाब से हमारा आंसर ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों आंसर आपका नहीं हो सकता। आगे चेक करते हैं। वैसे ही जंप करते हुए अगर हम बी से जी में जाएं तो बी का 2 होता है, जी का 7 होता है। 2 से 7 गए, 5 बढ़ा, जी से एल गए, ये 7 हो गया, एल का 12 होता है, तो 7 5 बढ़ा, यहाँ पर भी 5 बढ़ा। यहाँ पर देखते हैं तो एल का 12 हुआ और क्यू का 17 होता है, तो 12 5 17 हुआ, यहाँ पर भी 5 बढ़ा, यहाँ पर भी 5 बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्यू से 5 बढ़ा देंगे, 17 5, ठीक है, 17 5 होता है 22 और 22 होता है वी का, ये हो गया वी का। तो दोनों ही आंसर आपको मिल रहा है, ए और सी। एक और निकाल लेते हैं, वी से जब टी गए, ध्यान से देखो, वी से जब टी जा रहे हो तो वी से टी कितना, 22 से 25, ठीक है, 20, टी का 20 होता है, तो 22 से कितना आ गया, 20, 2 कम हुआ। टी से आर आए तो भी 2 कम हुआ, यानी कि 20 से 18 हो गया। आर से जब पी जाओगे तब भी कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, 18 से 16 हो गया। तो 16 से जब 2 कम करोगे यानी कि 14 होगा, और 14 किसका होता है, एन का। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। इस तरह से आपको क्या करना है, सीरीज को सॉल्व करना है। अलग अलग पैटर्न बनते हैं, जब हम क्लास करेंगे तो उसको एज इट इज सारे पैटर्न को कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक महीने में सभी
शनिवार एवं रविवार को छुट्टियां रहती हैं। ठीक है, जो एक महीना होता है उसमें शनिवार यानी कि सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे को क्या रहता है, छुट्टी रहता है। ठीक है, हमें छुट्टी रहने दो, बड़ी अच्छी बात है। यदि महीना जनवरी का है, महीना भी बोल दिया जनवरी का है, अभी जनवरी ही चल रहा है। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है। ठीक है, यही महीना चल रहा है, तो उस महीने में कुल कितनी छुट्टी होगा बताओ, उस महीने में कुल कितनी छुट्टी होंगे। अक्सर ये सवाल करते वक्त मैक्सिमम लोग गलती कर बैठते हैं, आपको टोक रहा हूं कि गलतियां कर बैठते हैं, ध्यान से सवाल को पढ़ा कीजिए। शनिवार और रविवार को छुट्टी हो, आप कैसे काउंट करोगे, अगर जनवरी का महीना है 31 का महीना रहेगा, 4 हफ्ते पड़ेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 8 छुट्टी मार के टिक मार के आगे निकल लोगे। लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, आप एग्जाम वाले बैठ के बड़ा खुशी के साथ इसका तो 8 होगा रे इसका आंसर, मेरा तो 2 नंबर फिक्स है, एक सवाल पर 2 नंबर लेके आऊँगा। जैसे ही घर में आते हो थोड़ा सा एनालिसिस करते हो, अरे बाप रे बाप, गलती हो गया यार, 8 कैसे हो जाएगा, 8 कैसे होगा, ध्यान से देखो। आपको ये तो नहीं बताया ना भाई कि जनवरी जो है किस डेट पे कौन से सप्ताह का कौन से दिन से स्टार्ट हो रहा है, सप्ताह के कौन से दिन से स्टार्ट हो रहा है, ये बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है। हो सकता है 1 जनवरी जो है 7 दिन में से कौन से दिन से स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है उसका सैटरडे से स्टार्ट हो रहा हो सकता है उसका संडे से स्टार्ट हो रहा हो, सप्ताह के किसी भी दिन से स्टार्ट हो सकता है, ये नहीं बताया गया है। ठीक है, अगर ये बताया रहता तो आप इजी तरीके से कैलकुलेट कर पाते कितना छुट्टी होगा। जब ये पता ही नहीं है, कहीं से भी शुरू हो जाएगा, तो छुट्टियां भी तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसलिए क्या बोलेंगे, जानकारी अधूरी है, हम नहीं बता सकते कि इसमें कितने छुट्टियां रहेंगे जनवरी के माह में। ठीक है, अभी जनवरी चल रहा है, आप उसमें कैलकुलेट कर लेना कि 1 तारीख को अगर पता ना रहता कि कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। ठीक है ना, अगला सवाल करते हैं। ये मैथ्स का सवाल है। ठीक है, मैथ्स में डीआई का सवाल बोलते हैं इसको। ठीक है, डीआई का सवाल है, इसको बोलते हैं बार डायग्राम। क्या बोलते हैं, बार डायग्राम। ठीक है, बार डायग्राम का एक सवाल आता है इस तरह से। ठीक है, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके बेस पर आपके कितने सवाल बेस्ड है, 5 सवाल तैयार हैं। कितने सवाल, 5 सवाल। 22 से लेकर 26 तक के सवाल ऐसे ही बनेंगे। कितने, 22 से लेकर 26 तक के जो सवाल हैं इसी सवाल पर बेस्ड रहेंगे। ठीक है ना, इसी सवाल पर। एक सवाल हमने किया था 7 से लेकर 12 तक का, अब एक सवाल आया है 22 से लेकर 26 तक के सवाल। ये चीजें क्लियर होगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। ध्यान से देखो, नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए, उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो सवाल दिया गया है वो इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या दिया गया है, गैर विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज ऑफ नॉन इलेक्ट्रिफाइड विलेज। यानी कि क्या बोला जा रहा है, ये इसका मतलब क्या है कि ऐसे गांव जहां पर बिजली का परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज वाइज नहीं है, क्या है, नहीं है, वो दिया गया है, नहीं दिया गया है कि कहां पर बिजली है, कितना परसेंट बिजली है वो नहीं बोल रहा है, कितना परसेंट बिजली नहीं है, ये दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। कई लोग जो है इस सवाल को गलती करके आए थे, क्योंकि सवाल को ढंग से पढ़े ही नहीं। उन्होंने समझा कि सवाल क्या दिया गया है, कितने ऐसे गांव हैं जो इलेक्ट्रीफाइड है, ऐसा दिया करके बना के आ गए। 5 सवाल बड़े खुशी खुशी आए, है ना, रूम में बैठे आराम से बोले, डिस्कशन किए। 5 सवाल तो भाई इसका एकदम करेक्ट है, कोई तोड़ नहीं है इसका, ये आंसर तो मेरा सही हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता वाला बात ही नहीं था, वो तो होगा ही ऐसा करके कंफर्म थे। जैसे ही सीजीपीएससी ने अपना मॉडल आंसर जारी किया, सब सपनों का धरा धरा रहेगा। फिर ध्यान से देखा, अरे बाप रे बाप, ये गलती मैं कैसे कर दिया भाई, गैर विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत तो दिया गया है, मैंने क्या समझ गया, ये तो मैं उल्टा ही समझ गया। तो ऐसे सवाल जो रहेंगे जिसके बेस पर 5-5 सवाल, 4-4 सवाल बेस्ड रहेंगे, उसको ध्यान से आराम से बिना प्रेशर के आराम से पढ़ के सॉल्व करना है, क्योंकि एक बार इसको समझ गया तो इसके 5 सवाल इजी बनेंगे। चलो इसके हिसाब से ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर गांव में अगर देखा जाए या ए गांव में अगर देखा जाए, तो जो 25% दिखाई दे रहा है
25% जो दिखाई दे रहा है वो नॉट इलेक्ट्रीफाइड विलेज है, यहाँ पर बिजली नहीं है, वो दिया गया है। अगर 25% बिजली नहीं है तो कितने प्रतिशत रहेंगे? हर एक चीज़ अपने आप में टोटल 100%। अगर परसेंटेज की बात रहेगा तो हर एक चीज़ अपने आप में क्या है? 100% है। तो 100% में से अगर 25% पर इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रीफाइड होंगे? इलेक्ट्रीफाइड कितने होंगे? 75%। जो बच जाएगा वो 75%। 45% अगर इलेक्ट्रीफाइड नहीं है तो 55% क्या होंगे? इलेक्ट्रीफाइड होंगे। अगर 20% इलेक्ट्रीफाइड नहीं है तो कितने इलेक्ट्रीफाइड होंगे? 80% इलेक्ट्रीफाइड होंगे। समझ में आ गया सवाल? ऐसे दिया गया है राज्य वाइज। सवाल देखते हैं कैसे। किस राज्य में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत अधिकतम है बोला है। अधिकतम कहाँ है, मैक्सिमम कहाँ है, ये पूछा गया है। तो बार डायग्राम में देख के बताएंगे। जहां पर कम होगा यानी इलेक्ट्रीफाइड, ठीक है, नॉट इलेक्ट्रीफाइड का परसेंटेज जहां पर कम होगा वहीं पर तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रीफाइड होगा। यहाँ पर देखो 100 नंबर पे 20 नंबर सबसे कम दिया गया है, यानी कि 20% ऐसे गांव हैं जहां पर इलेक्ट्रीफाइड, ठीक है, नॉट इलेक्ट्रीफाइड दिया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, वहां पर बिजली उपलब्ध नहीं है। तो अगर 20% पर नहीं है तो 80% पर उपलब्ध होंगे। ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सही है। अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल तो इसी पर बेस्ड रहेगा, तो इसी को सबसे पहले डिलीट मारते हैं और यहीं पर सवाल लेके आएंगे। सवाल लेके आते हैं यहाँ पर। सवाल नंबर हो जाएगा आपका ये सवाल 23 नंबर। 22 नंबर कर लिए, 23 नंबर का सवाल बड़ा हो गया, तो छोटा करते हैं सवाल को। ठीक है, इतना ठीक है, दिख रहा है। चलो, अगर सवाल में बोला गया, ध्यान से पढ़ो। अगर सवाल में अगर केंद्र सरकार शीघ्रता से विद्युतीकृत करने के लिए सहायता देने का निर्णय ले, यानी कि हर एक गांव में बिजली जल्दी जल्दी पहुंचे, ऐसा करके वो सहायता दे रहा है, ठीक है, पैसे वैसे दे रहा है कि भाई यहाँ पर जल्दी से जल्दी विद्युतीकृत करो, गांव को इलेक्ट्रीफाइड करो, ऐसा करके निर्णय लिया। और सबसे कम विद्युतीकृत गांवों वाले राज्य से प्रारंभ करता है। जहां पर सबसे कम इलेक्ट्रीफाइड है, जहां पर सबसे कम इलेक्ट्रीफाइड है वहां से वो स्टार्ट करता है। सबसे कम से वो स्टार्ट करता है, ठीक है, सबसे कम से वो स्टार्ट करता है और आरंभ कर दिया। और वरीयता क्रम में कौन सा राज्य चौथे नंबर पर होगा? अगर जहां पर सबसे कम जहां पर बिजली है वहां से स्टार्ट करेंगे कि उसको सबसे पहले विद्युतीकृत किया जाए। ऐसे करके जहां पर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे करके अगर उसको जमाए गए वरीयता क्रम में, तो चौथे नंबर पर कौन आएगा, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो सबसे कम इलेक्ट्रीफाइड कौन है? यहाँ पर सबसे कम इलेक्ट्रीफाइड कहाँ है? ध्यान से देखिए, बताओ। सबसे कम इलेक्ट्रीफाइड, क्योंकि सवाल में सबसे कम विद्युत गांवों वाले राज्य से आरंभ करेगा। सबसे कम इलेक्ट्रीफाइड कहाँ पर है? सबसे कम इलेक्ट्रीफाइड है यहाँ पर, देखो ध्यान से, 60% दिया गया है। 60% ये बता रहा है कि गैर विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत है जहां पर इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, ठीक है। 60% पर नहीं है, वहां पर विद्युत है ही नहीं। 60% पर नहीं, सिर्फ 40% पर है। आपको बोल कर है सबसे कम विद्युतीकृत ग्रामों वाले राज्य से, मतलब जहां पर बिजली जो है सबसे कम होगा, तो सबसे कम तो यही है। कितना है? 40% बस है वहां पर विद्युत, बाकी जगह तो नहीं है। 60% पर नहीं है, तो सबसे स्टार्ट तो वहीं से करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से होगा, गलती नहीं करना है, यहाँ से होगा। इसके बाद कहाँ जाएंगे? इसके बाद 50 पर जाएंगे, वरीयता क्रम तो उसी के बाद आएगा। इसके बाद 50 पे जाएंगे। इसके बाद कौन जाएगा? 45 पर जाएंगे। 45 के बाद कौन आएगा? 30 आएगा। यानी कि आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी। चौथे नंबर पर पूछा है ना, चौथे नंबर पर ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा आंसर? एफ, ठीक है, एफ या फ, यही तो आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को हटाते हैं, अगला सवाल करते हैं। ये सवाल हम डिलीट मारते हैं और साथ ही साथ इसको भी हम डिलीट मारते हैं। ठीक है, और सवाल लेके आते हैं अगला सवाल है आपके सामने, कौन सा? ये सवाल, ठीक है, सवाल दिख रहा है, ठीक है। सवाल आपके सामने पूछा जा रहा है, कितने राज्यों में कम से कम 60%, ठीक है, कम से कम 60% या अधिक ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। यानी कि ऐसे गांव आपको बताना है जहां पर 60% या 60% से अधिक पर विद्युतीकृत
हो चुका है, ऐसे गांव आपको बताने हैं। तो ऐसे गांव कितने हैं ध्यान से देखिए, 60% या अधिक। 60% या अधिक देख सकते हो, यहाँ पर 80% हो चुका है, यहाँ पर 75% हो चुका है, यहाँ पर 70% हो चुका है, ठीक है, 70% हो चुका है। अगर 45 देखोगे तो यहाँ पर 55 हो जाएगा। हमको निकालने से 60% या उससे अधिक, तो कितने मिले, 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख देख के आंसर इसका मारना है और कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल हम फिर से हटाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल लगाते हैं यहीं पर। अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल है ये, ठीक है, 25 नंबर का सवाल। 26 सवाल है टोटल। 25 नंबर का सवाल आपके रहा स्क्रीन पर, ये बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कौन सा राज्य ऐसा है जहां द की तुलना में विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत दोगुना है। द की तुलना में यानी कि डी की तुलना में डबल होना चाहिए। तो डी पर देखो कितने हैं, 60% तो नहीं है, यानी कि है कितने, 40%। ठीक है, 40% पर बिजली है, 40% पर क्या है, बिजली है। इससे दोगुना बिजली कहाँ पर है, यानी कि ऐसे जगह दिखाना है जहां पर आपका 80% हो। इससे दोगुना बिजली होना चाहिए ना, सवाल में तो यही पूछा गया है। इससे दोगुना प्रतिशत कहाँ पर है, तो 40% पर अगर 40% पर अगर बिजली है तो उससे दोगुना कितना हो जाएगा, 80% होगा कि नहीं होगा, 80%। अब देख के बता सकते हैं 80% कहाँ पर आएगा, जहाँ पर 20 लिखा है, क्योंकि 20% पर नहीं है तो 80% पर होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जो 20% बताता है, ये जो बता रहा है वो क्या है, गैर विद्युतीकृत, नॉन इलेक्ट्रीफाइड। अगेन एक बार इसको आपको बता दे रहा हूँ, क्या होगा, स ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को मारते हैं डिलीट, ये तो बन गया। 26 नंबर का सवाल जो इसी सवाल पर बेस्ड रहेगा, वो वाला सवाल लेके आते हैं। अगला सवाल होगा आपके सामने ये, ठीक है। अगला सवाल करेंगे 26 नंबर का सवाल। राज्य अ में कितने प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। अ में बोल रहा है, अ में बोल रहा है, अ में यानी कि ए में कितने प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। विद्युतीकरण हो चुका है बताना है, हो चुका है बताना है, यानी कि अ में 25% तो ऐसे हैं, 25% तो ऐसे हैं जहां पर विद्युत पहुंचा ही नहीं है, इलेक्ट्रीफाइड पहुंचा ही नहीं है। तो उसके बाद बचा क्या, हर एक चीज अपने आप में 100% है, तो बचा कितना, 75%, यानी कि 75% पर ये इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। वही सवाल में पूछा गया है, सवाल में कुछ दम नहीं था, 75% इसका करेक्ट आंसर होगा। चीजें क्लियर हुआ आपको, सवाल क्लियर हो रहे हैं। 2018 में ये सारे सवाल आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल है, ये आप कर लेंगे 2022 तक के सवाल। तो मेरे ख्याल से CCPSC में जो अगला एग्जाम है 11 तारीख को, उसमें कोई तकलीफ भी नहीं होगा। ये करना जरूरी रहता है, प्रीवियस ईयर के सवाल, ठीक है। यही लेके आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के सवाल। 26 तक बनाना था, 26 तक हो चुका है। तो हम अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं, अगला सवाल में आगे सवाल करते हैं 27 से 31 तक का सवाल, जो कि है आपके पाई चार्ट से, ठीक है ना। पाई चार्ट का सवाल ये भी आपका क्या है, DI का सवाल है, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन का ये सवाल है, ठीक है। DI का सवाल, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट को सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। पाई चार्ट को हम सॉल्व करेंगे कैसे, आपको सबसे पहले पाई चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे पाई चार्ट, पाई, ये हो गया सर्कल, ठीक है ना, ये हो गया आपका सर्कल। इस सर्कल में मुझे क्या बताना है आपको, ये जो सर्कल है इसका टोटल डिग्री, यानी कि एक राउंड जब आप मार लेते हो, एक राउंड जब कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, एक राउंड जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो टोटल डिग्री कितने का हो जाता है। टोटल डिग्री जो होता है, अरे टोटल डिग्री जो होता है वो रहता है 360 डिग्री। ये चीज़ें क्लियर रखना। परसेंटेज वाइज अगर बात किया जाए तो ये है 360 डिग्री, ये किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ये काहे बार बार आता है। तो यहाँ से 360, अरे हटो भाई, इधर लिखते हैं, आप इसको मिटाते हैं, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है इधर। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, 360 डिग्री ये बराबर होता है कितने,
100% के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ता है कि डिग्री से आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज से आपको डिग्री में कन्वर्ट करना। ठीक, ये दोनों चीज़ें की आपकी आवश्यकता होती है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे जब डिग्री से परसेंट में, परसेंट से डिग्री को। सवाल पर आते हैं, भोजन पर भारत का खर्च नेपाल के खर्च का कितना गुना है। तो भोजन पर खर्च देखते हैं कितना डिग्री है। भोजन पर भारत का जो खर्चा है वो है 144 डिग्री यानी कि 144 डिग्री। भोजन पर नेपाल का जो खर्च है वह 70 डिग्री। आप देखो ये 70 डिग्री 144 डिग्री का कितना गुना है। ठीक है, कितना गुना है, तो कितना गुना है भाई देख पा रहे हो। जब कभी आप 70 का 2 गुना कर दोगे, 70 का जैसे ही 2 गुना करोगे 140 आता है, तो इसी से तो जाता है 140 से ज़्यादा, यानी कि 2 गुने से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऑप्शन क्या रहेगा, आधे से अधिक नहीं है, आधे से कम नहीं है, 2 गुने से कम नहीं है। एक ही ऑप्शन है आपका 2 गुने से अधिक, क्योंकि 70 का 2 गुना करेंगे 140, 140 का थोड़ा सा अधिक है क्या, 144 डिग्री है। ये तो पूछा जा रहा है, सवाल आपको समझ में आ गया। करते हैं नेक्स्ट सवाल। इस पर सवाल है 27 से लेकर 31 तक के सवाल ऐसे ही बनेंगे। 27 से लेकर 31 तक के सवाल, यानी कि 4 सवाल इसी पर बेस्ड है, तो सवाल यहीं रखते हैं, क्वेश्चन को लेके आते हैं। क्वेश्चन लेके आते हैं, इसको मारते हैं डिलीट, तुम जाओ, हो गया तुम्हारा काम। अब नया सवाल लेके आते हैं 28 नंबर का सवाल। 28 नंबर का सवाल रहा ये आपके टीवी स्क्रीन पर। ठीक, 28 नंबर का सवाल ये है। 28 नंबर का सवाल हम सॉल्व करते हैं। सवाल में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो। सवाल में आपसे सवाल किया जा रहा है, सवाल में जो बोला जा रहा है वो है नेपाल के लोग भोजन की अपेक्षा उत्सव पर कुल का कितना प्रतिशत खर्च करते हैं। नेपाल के लोग भोजन पर उत्सव की अपेक्षा, यानी कि देखो भोजन पर इन लोग करते हैं 70, उत्सव पे करते हैं 120, कितना ज़्यादा कर रहे हैं। भोजन पर 70 ही कर रहे हैं, उत्सव पर यानी कि भोजन कम खाओ, मस्ती मौज ज़्यादा करो, यही करने वाले हैं नेपाल वाले। ठीक है, भोजन कम खाओ और मस्ती, उत्सव, सेलिब्रेशन, ये सब ज़्यादा करना है हमको। ठीक है, खाना कम है, पचाना ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा है। तो 70 से कितना ज़्यादा है ये 120। आप बोलोगे सर 50 ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो 50 ज़्यादा हुआ, लेकिन आपको 50 आंसर नहीं लेना है। 50 आंसर क्यों नहीं होगा कि आपको परसेंटेज में पूछा है, क्या कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो इस 50 डिग्री को किस में कैलकुलेट करना पड़ेगा, परसेंटेज में। तो ये जो 50 है आपको पूछा गया है टोटल का। मैंने बताया टोटल सर्कल कितने का होता है, टोटल सर्कल होता है 360 डिग्री का, यानी कि 50 जो है 360 का कितना परसेंट है, यही सवाल का आंसर है। 50 जो है 360 का कितना परसेंट है। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दोगे, 500 डिवाइड बाई 36, 36 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 36 से कम 36 हो जाएगा, बचेगा 14 140, और 36 चौक तो ज़्यादा हो जाएगा, 36 दिया, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग इसका कोई आंसर आएगा। 13 दशमलव कुछ आंसर आएगा। ऑप्शन ए बी सी में से कोई नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल करते हैं, इसी पर बेस्ड है। अभी इसके ऊपर 4 सवाल है। कितने, 4 सवाल। ठीक है, सवाल लेके आते हैं आपके लिए 29 नंबर का सवाल। 29 नंबर का सवाल कहाँ है भाई, ये रहा 29 नंबर का सवाल। ठीक है, 27 और 28 2 सवाल कर लिए। सवाल में जो पूछा जा रहा है वो है भारतीय लोगों का, यानी इंडियन का अन्य मदों पर, अदर्स पे खर्च लगभग कितने प्रतिशत है। याद रखना है कि ये किस में पूछा जा रहा है, परसेंटेज में पूछा जा रहा है। ध्यान से देखो, अन्य मदों पर मतलब ये अन्य मदों पर जो खर्चा दिया गया है वो 50 डिग्री का दिया गया है। कितना, 50 डिग्री का। तो आप थोड़ी ना बोलो कि 50 डिग्री खर्च होता है। आपसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है कि डिग्री में बताओ भाई, कि डिग्री में, सॉरी परसेंटेज में बताओ भाई कि परसेंटेज में कितना है, ना कि डिग्री में। तो इस डिग्री को क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ये जो 50 है टोटल का, टोटल कितना रहता है 360, मैंने बताया 360 डिग्री रहता है। टोटल कितना है 360, तो ये 50 जो है 360 का कितना परसेंट है, ये आपको सवाल में पूछा जा रहा है। यही सवाल तो जस्ट पिछले में किए थे, 28 नंबर के सवाल में कितना आता था, सॉल्व करके दिखाए थे, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आता है।
तो 13 पॉइंट समथिंग, सॉरी 3 नहीं 13 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है लगभग में। 13 किसके नज़दीक है, तो ये है 14 के नज़दीक है, यानी कि 14% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सही हो रहा है। तो ये 14% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसके आगे का सवाल। आगे का सवाल इसको हटाते हैं और लगाते हैं 30 नंबर का सवाल। 30 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है अगला, जो कि है ये 30 नंबर का जो सवाल है, क्योंकि इसी पर बेस्ड है तो मैं इस क्वेश्चन को कहीं लेके नहीं जा रहा हूँ, आपके लिए सवाल यही रहेगा। ठीक है ना, सवाल चेंज होता जाएगा, फेस यही रहेगा। भारतीय लोगों का यात्रा पर खर्च, ठीक है, भारतीय लोगों का यात्रा पर खर्च कितना है, 45 डिग्री। नेपाल के लोगों का यात्रा पर खर्च, नेपाल के लोगों पर यात्रा का खर्च है 25 डिग्री। खर्च में क्या अनुपात है, रेशियो आपको पूछा है, मतलब पहले कितना किसका पूछा है, भारतीय का यानी कि इंडियन का, यानी कि 45 डिग्री। रेशियो पूछा है, किससे रेशियो पूछा है, नेपाल से, यानी कि 25 डिग्री। रेशियो निकाल दो, कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो रहने दो। 5 से कट रहा है, 5 निया 45, 5 पंचे 25, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर 9:5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 9:5। रेशियो ऐसे ही निकाला जाता है, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। ये सवाल तो हो गया। इस बेस्ड पर, इस सवाल पर आपका लास्ट सवाल, इसी पर बेस्ड है आपका अंतिम सवाल। ये लेते हैं आपका लास्ट अंतिम सवाल। अंतिम सवाल है आपका कौन सा, ये 31 नंबर का सवाल। ठीक है ना, 31 नंबर का सवाल। सवाल में जो आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखो। यदि नेपाल का शिक्षा पर व्यय 22,50,000 है तो उनका उत्सव पर कितना खर्च होगा, ये आपसे पूछा गया है। पूछा गया है कि नेपाल का शिक्षा पर व्यय जो है, शिक्षा पर खर्च करते हैं नेपाल वाले लोग कितना, 22,50,000, और डिग्री के वाइज कितना हो गया, डिग्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना डिग्री खर्च करते हैं, ध्यान से देखो, शिक्षा पर 45 डिग्री। तो सवाल में आपको जो दिया गया है, सवाल जो है आपको जो दिया गया है वो है शिक्षा पर व्यय। शिक्षा पर व्यय 22,50,000 है, यानी कि 45 डिग्री खर्च करते हैं लोग शिक्षा पर। इसी 45 डिग्री की वैल्यू कितना दे दिया गया है, 22,50,000। इसकी वैल्यू दिया गया 22,50,000, यही है 22,50,000, ऐसे लिखेंगे 22,50,000। आपको पूछा क्या है, उत्सव पर कितना खर्च होगा ये बताओ। उत्सव पर यानी कि एंटरटेनमेंट पर इन लोग कितना खर्चा करते हैं, उत्सव पर यानी कितना करते हैं नेपाल वाले लोग, 120 डिग्री खर्च करते हैं। अगर 45 डिग्री की वैल्यू 22,50,000 है तो 120 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। 45 की इतना है तो 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो, आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा 22,50,000 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 45। तो अगर आपको 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 22,50,000 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 120। यही तो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आप जब देखोगे तो कट किससे रहा है, ये कट किससे रहा है, तो सबसे पहले तो 3 से काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 चौ 12, ये 40 हो गया। और किससे कट रहा है, 5 से भी काट देते हो, 5 दिया 15 हो गया, 5 अट्ठे 40, ये कट जाएगा। 3 से इसको काट देते हैं, 3 सत्ते कितना है, 4, ठीक, 3 सत्ते 21 हो गया, 1 हो गया, 3 पंचे 15, ये हो गया 75, यानी कि 7,50,000। 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 से जाएगा, 8 पंचे 40 और 8 सत्ते 56, यानी कि 60 लाख इसका करेक्ट आंसर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 60 लाख। कितना आ जाएगा, 60 लाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है जी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज हम यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
आज हम यहीं तक छोड़ते हैं। आगे की कहानी यानी कि 32 से लेकर आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो सीरीज़ है, ठीक है, जिसमें हम CGPSC के सी सेट में मैथ्स और रीजनिंग के सारे सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, थैंक यू।